आज हमने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट स्टार्ट करना है। सबसे पहले वर्ड गार्डियन और वर्ड वार्ड को हम जो है वो एलाबोरेट करेंगे। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो इसका जो प्रियम्बल है ना, जो इसका जो मकसद है वो सिर्फ वेलफेयर ऑफ माइनर है। हम आम रूटीन में वर्ड माइनर यूज करते हैं, लेकिन जो वार्ड है, वार्ड का मतलब भी वो माइनर होता है जिस माइनर का गार्डियन कोर्ट ने या तो डिक्लेयर करना होता है या फिर अपॉइंट करना होता है। और इसको सेक्शन 4 इसी एक्ट का सेक्शन 4 जो है उसने इसकी डेफिनेशन भी की है कि वार्ड वो बच्चा होता है, वो माइनर होता है जिस बच्चे की गार्डियन कोर्ट ने अपॉइंट करनी होती है या डिक्लेयर करनी होती है। दो वर्ड्स हैं, एक अपॉइंट करना और दूसरा डिक्लेयर करना। अच्छा, गार्डियन वो शख्स होता है जिसने उस वार्ड की, उस माइनर की कस्टडी, उसकी पर्सनल कस्टडी, उसकी बॉडी की कस्टडी या उसकी प्रॉपर्टी की कस्टडी लेनी होती है। गार्डियन उस शख्स को कहते हैं जिसने वार्ड की वेलफेयर के लिए, इसका प्रियम्बल क्या है, वेलफेयर ऑफ माइनर है। सिर्फ एक ही प्रियम्बल है कि जो माइनर जिसके वालिदैन या तो उसके पास मौजूद नहीं है, अगर वालिदैन में से कोई एक आध मौजूद है तो उसकी, उस बच्चे की जो वेलफेयर है, सबसे जो अहम नुक्ता इस एक्ट का है वो यही है कि सिर्फ बच्चे की वेलफेयर को ही देखा जाएगा। ठीक है। इसके जो इब्तदाई सेक्शंस हैं वो सिर्फ ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं। सेक्शन 4 से आगे अगर चले जाएं, सेक्शन 4 में सिर्फ डेफिनेशन क्लॉज है, उसके बाद आगे वाले जो सेक्शंस हैं 8, सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 8 ये कहता है कि पर्सन्स एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर ऑर्डर, कि वो कौन कौन से अशखास होंगे जो गार्डियनशिप लेने के लिए उस वार्ड की कस्टडी, उस वार्ड के प्रॉपर्टी की कस्टडी लेने के लिए जो है वो कौन कौन से लोग हकदार हैं। सेक्शन 8 से स्टार्ट ले रहे हैं, वो उन लोगों को बताता है कि वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो वो कहता है कि जी द पर्सन डिजीरियस ऑफ बीइंग आर क्लेमिंग टू बी द गार्डियन ऑफ द माइनर, वो लोग जो कि ख्वाहिश रखते हों, जो डिजीरियस का लफ्ज है, जिन लोगों की ख्वाहिश हो कि जी मैं इस बच्चे का जो है वो गार्डियन मुकर्रर हो जाऊं, या वो लोग जो कोई क्लेम करते हो, जिनका कोई दावा हो उस बच्चे पर कि जी ये मेरा तो भतीजा लगता है, मेरा भांजा लगता है या मेरा फलां रिश्तेदार लगता है। तो सबसे पहले जो लोग ख्वाहिश रखते हो, उसके बाद जिन लोगों का कोई दावा हो उस बच्चे की कस्टडी के लिए, या एनी रिलेटिव और फ्रेंड ऑफ द माइनर, कि उस बच्चे का कोई दोस्त या उसका कोई रिश्तेदार। ठीक है, पहला हो गया डिजीरियस, क्लेमेंट, फिर आ गया रिलेटिव और फिर आ गया उसका कोई फ्रेंड, उसका कोई दोस्त। ठीक है, उसके बाद द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लोकल एरिया विद द विच द माइनर ऑर्डिनरी रिजाइड्स और विच ही हैज प्रॉपर्टी, कि जिस एरिया में वो बच्चा रहता हो या उस बच्चे की प्रॉपर्टी जिस एरिया में मौजूद हो, उस एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डीसी साहब जो हैं वो भी उस बच्चे के गार्डियन अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक हो गया। और द कलेक्टर हैविंग अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द क्लास विच द माइनर बिलोंग्स, और वो बच्चा जिस क्लास से वो ताल्लुक रखता होगा, उस क्लास का अगर कोई स्पेशल कोई जो है वो उसने कलेक्टर वाला लफ्ज लिखा है तो वो भी उस बच्चे का
गार्डियन मुकर्रर हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद आगे जी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मोबाइल साइलेंट रखे भाई। तो सेक्शन 8 ने हमें यह बताया कि कौन कौन से लोग गार्डियन मुकर्रर हो सकते हैं। सबसे पहले ख्वाहिशमंद हजरात, नंबर 2 जिनका कोई दावा हो उस बच्चे की जात या उसकी जायदाद पर, नंबर 3 उसका कोई रिश्तेदार, नंबर 4 उसका कोई दोस्त, नंबर 5 जिस इलाके में वो बच्चा अमूमन रहता हो या जिस इलाके में उस बच्चे की प्रॉपर्टी मौजूद हो उस इलाके का कलेक्टर, और स्पेशल क्लास का कलेक्टर हो तो वो भी जो है वो, ये 6-7 लोग जो हैं, ये जो है वो अपना 6 लोग ये माइनर्स वार्ड के गार्डियन बनने के हकदार होते हैं। ठीक हो गया जी। अब सेक्शन जो 9 है, सेक्शन 9 ने ज्यूरिसडिक्शन की बात की कि ये लोग तो वो हैं कि जो किसी भी वार्ड के गार्डियन मुकर्रर हो सकते हैं, बन सकते हैं। अब वो कौन कौन सी अदालतें होंगी, वो किस अदालत के पास ज्यूरिसडिक्शन मौजूद है कि वो इन लोगों को किसी भी वार्ड का गार्डियन मुकर्रर करे। सेक्शन 9 इसी बात पे बहस करता है। उसने कहा कि if the application is with respect to the guardianship of a person of the minor, it shall be made to the district having jurisdiction in the place where the minor ordinarily resides। सबसे कहा, उसने पहले कहा कि अगर गार्डियनशिप इस मकसद के लिए गार्डियन मुकर्रर होना है कि सिर्फ उसकी जात का गार्डियन बनाना है, तो फिर उस अदालत को होगा कि जिस अदालत के तहत वो बच्चा आम तौर पर रहता है। ये नहीं कि वो जी अभी 10 दिन के लिए लाहौर गया तो लाहौर वाली अदालत नहीं। ऑर्डिनरीली रिजाइड का मतलब यह है कि जहां अमूमन वो रहता हो, ठीक है, जहां वो ज्यादातर अरसा अपना गुजारता हो। तो सबसे पहली जो ज्यूरिसडिक्शन हुई वो उस कोर्ट को हुई कि वेयर वार्ड ऑर्डिनरी रिजाइड। ये कब होगा? जब उसकी पर्सनल, उसकी इन पर्सन जब कस्टडी दरकार होगी, गार्डियनशिप दरकार होगी, उसकी जात का जब गार्डियन मुकर्रर होगा। अब अगली बात उसने की कि अगर किसी शख्स को जायदाद का गार्डियन बनाना है तो फिर किस अदालत को वो पावर होगी, इख्तियार समात होगा। तो उसने कहा कि जिस अदालत के तहत उस बच्चे की जो प्रॉपर्टी, जिसको गार्डियन, जिस प्रॉपर्टी का गार्डियन मुकर्रर होना है, वो प्रॉपर्टी जिस इलाके में होगी उस इलाके की अदालत के पास जो ज्यूरिसडिक्शन होगी वहां पर जो है वो केस चलाया जाएगा। वेयर प्रॉपर्टी, गार्डियन 2 तरह के मुकर्रर होते हैं, एक जात का और एक जायदाद का। जब जात की बात आएगी तो जहां बच्चा अमूमन रहता होगा उसी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है। अब ये बात जो है अक्सर कोर्टों को नहीं पता होता कि बच्चा अमूमन कहां रहता है। अब आप देख लें कि बच्चा अमूमन रहता है खानेवाल में, वो चला गया जी, उसका बाप लेकर या उसकी मां लेकर चली गई जी उधर लाहौर में, उन्होंने वहां दायर कर दिया। अब ये अमूमन वाला जो लफ्ज है उस कोर्ट को तो नहीं पता ये बच्चा कहां रहता है, ठीक है। तो आइदर यहां भी आइदर वही बात हो गई। अब जब प्रॉपर्टी की बात आई कि प्रॉपर्टी जहां पड़ी होगी वहां ही दायर होगा, आइदर वाला जो लफ्ज है उसने ये कहा कि आइदर जो है वो बच्चा जहां रह रहा होगा वहां भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट्स इसको एंटरटेन नहीं करती। ठीक हो गया। तीसरा है, इफ एन एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर is made to district court other than the having jurisdiction in the place where the minor ordinarily resides, the court may return the application if in the opinion that application would be disposed of more justly or more conveniently by any other district having jurisdiction। अब इस तीसरी बात ने उस बात का जवाब दे दिया
कहता है कि अगर वहां दायर किया जाएगा जहां बच्चा जो है वो ऑर्डिनरली रह रहा हो, वहां उसकी प्रॉपर्टी ना हो, वहां अगर दायर कर दिया जाए तो वो कोर्ट उस एप्लीकेशन को वापस कर सकती है, ये कहकर कि आप जी वहां जाके दायर करें जहां की अदालत के पास ज्यूरिसडिक्शन है और वो इसे अच्छे तरीके से इसका फैसला कर सकती है। ये तीसरी बात उसी बात का जवाब आ गया। सेक्शन 10 आपने जो गार्डियन वाली एप्लीकेशन देते हैं ना, जो गार्डियन वाला परफॉर्म होता है, वो सारे का सारा सेक्शन 10 के तहत ही प्रिंट किया जाता है। सेक्शन 10 ने वो सारे के सारी चीजें बताई जो कि गार्डियन मुकर्रर करने के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं कोर्ट को बताने के लिए, वो सारे का सारा परफॉर्मा जो है वो सेक्शन 10 के तहत ही बनता है। इफ द एप्लीकेशन इज नॉट मेड बाय द कलेक्टर, इट शैल be by petition signed and verified in manner prescribed in CPC for the signing and verification of a plate and stating as far as can be ascertained। सबसे पहली बात जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी द नेम, सेक्स, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ द माइनर। उसमें ये लिखा जाएगा कि ये बच्चा अमूमन तौर पर कहां रहता है, ठीक है। वेयर द माइनर इज अ फीमेल, whether she is married and if so the name and age of her husband। अगर कोई खातून वार्ड अगर कोई खातून है और वो शादीशुदा है तो उसके खावंद की भी डिटेल लिखी जाएगी। नेचर, सिचुएशन एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर जायदाद का मुकर्रर करना है आपने कोई गार्डियन तो उसके लिए ये खाना जो है, खाना नंबर जो 3 है, वो ये कहता है कि जिस प्रॉपर्टी के बारे में आपने वो गार्डियन लेना है उसकी नेचर बताई जाएगी और उसकी वैल्यू बताई जाएगी, ठीक है। द नेम एंड रेजिडेंस ऑफ अ पर्सन हैविंग कस्टडी और पोजेशन ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, उस शख्स का नाम लिखा जाएगा जिसके पास उस बच्चे की प्रॉपर्टी की या उस बच्चे की जात की कस्टडी है, तो उसको भी आपने बताना होता है। व्हाट नियरेस्ट रिलेशंस द माइनर हैज एंड वेयर दे रिजाइड, कि उस बच्चे के करीब तरीन रिश्तेदार कौन है और वो कहां कहां रहते हैं। आपने दायर किया है कभी आप में से किसी ने गार्डियन? अमूमन लोग दायर करते हैं। ये जो नए वकील होते हैं ना मेरे जैसे, इनके पास सबसे पहले केसेस ही यही आते हैं जी, किसी का सक्सेशन बनवाना है, किसी का गार्डियन बनवाना है, कोई जी तलाक लेनी है हमने, या कोई निकाह करवाना है। बस ये 5-7 केस ही हैं जो कि नए वकील मेरे जैसे वकील के पास आते हैं। चौ साहब के पास तो माशाल्लाह मर्डर और पता नहीं 9C। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक आम सी प्रैक्टिस है कि आपने जब आप गार्डियन परफॉर्मा यहां से मिलता है, आप वो उठा के देख लें, वो सारे का सारा ये सेक्शन 10 ही होता है। उसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो यहां पर बताए गए हैं यही होते हैं। उसके बाद इसने लिखा है इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय द कलेक्टर। अच्छा, ये उस सूरत में है, हमने ये कहा था ना कि इन 2 लोगों को हटा के बाकी ये जो 4 लोग हैं, जब भी ये अप्लाई करेंगे फॉर द गार्डियनशिप ऑफ द माइनर, चाहे वो जात की हो या जायदाद की हो, तो वो सेक्शन 10 का जो सब क्लॉज 1 है उसमें जितने भी वो सारे के सारे परफॉर्मे के अंदर जो आते हैं वो उनके लिए है। और सेक्शन 10 का जो 2 क्लॉज, इसमें जो सब क्लॉज 2 है, कहता है कि इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय द कलेक्टर, अगर अब ये वाला बंदा जो है एप्लीकेशन गुजारेगा कोर्ट को कि जी मुझे फलां बंदे की गार्डियनशिप दे फलां बच्चे की, तो कहता है it shall be by letter addressed to the court and forwarded by post or in such other manners as may be found convenient and shall state for as possible as particular mentioned in subsection 1. The application must be accompanied by a declaration of the willingness of the proposed guardian to act and the declaration must be signed by him and attested by the at least 2 witnesses. Definition clause पे आ जाए जी। सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो माइनर की गई है, ठीक है। 4(1) माइनर मीन्स अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजंस ऑफ मेजॉरिटी एक्ट 1875 इज टू बी डीम्ड नॉट टू हैव अटेन्ड हिज मेजॉरिटी। जो माइनर की तारीफ ये होगी कि जो मेजॉरिटी एक्ट 1875 ने जो माइनर की तारीफ है, यहां भी वही तारीफ माइनर की समझी जाएगी। वैसे माइनर की तारीफ होती क्या है, आप में से किसी को पता है? अंडर द एज ऑफ मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी की एज क्या है? 18 ईयर्स, ठीक है। और फीमेल की सूरत में कितनी है? 16 ईयर्स।
और ये जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है वो भी यही कहता है कि 18 साल लड़के की सूरत में और 16 साल लड़की की सूरत में ये एज ऑफ पबर्टी है। ठीक हो गया जी। अमेंडमेंट आई है, क्या आई है जी, क्या आई है जी, 15 आ गई है। नहीं, एक्ट को अमेंड किया या किसी कोर्ट का फैसला है? कोर्ट के फैसले ने तो ये भी कहा कि जिस्मानी खद्दोखाल से अगर ये लग जाए कि औरत जो है वो बालिग है तो फिर उसमें एज का तयन जरूरी नहीं है। इस पे भी एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। उसके बाद गार्डियन, मैंने बता दिया, गार्डियन वो शख्स होता है जो कि किसी भी बच्चे की कस्टडी के लिए उसकी जात या उसकी जायदाद के गार्डियनशिप मुकर्रर होने के लिए जिसने जो भी अप्लाई करता है उस शख्स को हम गार्डियन कहते हैं। और वो गार्डियन कौन हो सकता है? वो ये 6 लोग लिखे हुए ये हो सकते हैं जिसको सेक्शन 8 ने एलाबोरेट किया। वार्ड वो बच्चा होता है जिसकी गार्डियनशिप मतलूब होती है। बाकी आगे कोर्ट की डेफिनेशन है, उनको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 11 की तरफ। प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सेक्शन 11 ये कहता है कि जब भी आप एप्लीकेशन गुजारते हैं कंसर्न्ड कोर्ट में तो फिर उस एप्लीकेशन गुजारने के बाद एडमिट होने तक का क्या प्रोसीजर है। आप में से अक्सर लोग कोई दावा या कोई जब दायर करते हैं तो सबसे पहले क्या करते होते हैं? आपने जब दावा दायर किया सबसे पहले आपने प्लेंट ड्राफ्ट किया, ठीक है, उसके एनेक्चर्स लगाए, उस पर अपनी स्टैंप लगाई, उसके ऊपर थंब इंप्रेशन लिया, सिग्नेचर लिए पार्टीज के। वो सारा करने के बाद आपने उस प्लेंट को जाके वहां पर फाइल कर दिया, ठीक है। अब फाइल होने के बाद प्रोसेस होता है एडमिशन का कि वेदर द एप्लीकेशन इज मेंटेनेबल और नॉट। इसको हम कहते हैं एडमिशन, ठीक है, कि क्या ये एप्लीकेशन जो गुजारी है ये मेंटेनेबल भी है या नहीं है, ये सेक्शन 10 के ऊपर पूरी उतरती है या नहीं उतरती। उस हवाले से सेक्शन 11 ने कहा कि इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग ऑन द एप्लीकेशन इट शिल फिक्स अ डे फॉर द हियरिंग देयरऑफ एंड कॉज नोटिस टू द एप्लीकेशन एंड द डेट फिक्स्ड फॉर हियरिंग। उसने यही कहा कि अगर कोर्ट को ये लगे कि ये वाकई काबिल समात है तो फिर कोर्ट जो है वो पार्टीज को नोटिस करेगी और उसके लिए कोई डेट मुकर्रर कर देगी, तारीख मुकर्रर करेगी। ठीक हो गया। उसके बाद टू बी सर्व्ड इन द मैनर डायरेक्टेड इन द कोड ऑफ प्रोसीजर। इसके जो नोटिस होते हैं वो भी सीपीसी के तहत होते हैं, ठीक है। द पेरेंट्स ऑफ द माइनर इफ दे आर रिजाइडिंग इन पाकिस्तान। तो वो किन किन लोगों को कहता है कि नोटिस किन किन लोगों को होंगे? सबसे पहले उस वार्ड के वालदैन को, अगर वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। किसको? वार्ड, वो जो बच्चा जिसकी हम गार्डियनशिप ले रहे हैं उसके वालदैन को, इफ दे आर रिजाइडिंग इन पाकिस्तान। नहीं 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 नहीं, पार्टी नहीं होंगी वो। वहां पर आपने खाना लिखा था ना कि उस बच्चे के जो रिलेटिव्स हैं और वो कहाँ रहते हैं, तो ये उस खाने में लिखे जाएंगे उसके वालदैन। अगर वालदैन के अलावा अगर कोई बंदा जो है वो उसकी गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करता है, लेकिन जो इसी एक्ट का सेक्शन 19 है ना, उसने बार किया है कि वो ये कहता है कि अगर किसी बच्चे का बाप जिंदा हो और फिट आदमी हो तो फिर उसके अलावा किसी को कोई गार्डियनशिप नहीं देनी। अब मुझे नहीं पता कि उसने ये लफ्ज क्यों लिखा है कि उसके वालदैन में बाप भी आता है ना और वो फिट आदमी है, ठीक है। तो जब बाप मौजूद भी है, जिंदा भी है और फिट भी है, तो उसके बावजूद इसने लिखा कि वालदैन को नोटिस जाएगा अगर वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे। अगर वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं होंगे तो उसका मतलब उनको नोटिस नहीं किया जाएगा। ठीक हो। दड़ा ये प्रैक्टिस है ना, असल में कानून की एप्लीकेशन ही नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल। हालांकि आप सेक्शन 19 ने इसको स्पेसिफिकली बार किया है कि जिस वार्ड का बाप जिंदा हो और कानून की नजर में वो फिट आदमी हो, उसके अलावा किसी को गार्डियन मुकर्रर नहीं किया जाएगा। यानी उसको तो किया जा सकता है बाप को, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ एनीथिंग एल्स। जैसे उसकी मां से अगर कोई प्रॉपर्टी आती है उस बच्चे के नाम पे है तो उसकी गार्डियनशिप के लिए बाप अगर अप्लाई करता है तो वो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी का गार्डियन तो मुकर्रर हो सकता है ना। उसके बाद द पर्सन इफ एनी नेम्ड इन द पिटीशन or letter as having the custody or possession of the person or property of the minor, the person proposed in the application
आर लेटर टू बी अपॉइंटेड। अब ये लेटर टू बी अपॉइंटेड वाला कौन सा है? ये जो हमने अभी पढ़ा है कि ये जब ये कलेक्टर करेगा ना, कलेक्टर जब एप्लीकेशन देगा कि जी फलां बच्चा है और उसकी गार्डियनशिप या उसकी प्रॉपर्टी की गार्डियनशिप मुझे दी जाए, तो वो एक लेटर साथ लिखता है, तो वो ये उसी लेटर की बात हो रही है। ठीक है। द पर्सन प्रपोज्ड, अच्छा, एनी अदर पर्सन टू होम इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट स्पेशल नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन शुड बी गिवन। अगर कोर्ट को ये लगता है कि इस बच्चे की, जैसे वो आप लिखते हो ना, उसके जो रिलेटिव्स होंगे उसमें आप लिखते हैं कि जी बच्चे की दादी जिंदा है, फलां जगह रहती है, और कोर्ट को अगर ये लगा कि यार इसकी दादी ही इसकी अच्छी गार्डियन हो सकती है, तो फिर कोर्ट आज खुद से भी ये कह सकती है कि भाई इसको भी नोटिस करवाओ। ठीक हो गया। उसके बाद टू बी पेस्टेड ऑन सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस एंड ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द। अच्छा, ये जो पेस्ट वाला लफ्ज है ना, इसको हम सीपीसी का सेक्शन है 26 या 27 है शायद, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। उसमें प्रोसीजर है कि समन्स का, जो समन्स का जो प्रोसीजर है ना, उसमें हम इसको बड़े वाइडली जो है वो वाइडली हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिक्वायर्ड दैट, इसको छोड़ दें, ये ऐसे ही है। नो चार्ज शैल बी मेड बाय द कोर्ट और द कलेक्टर। वो कहता है कि जी इनसे कोई किसी किस्म के कोई पैसे पूसे नहीं लिए जाएंगे। बस मेरे ख्याल में काफी आज के लिए। अच्छा, आज हमने क्या पढ़ा, सिर्फ रिवाइज के लिए। आज हमने एक तो डेफिनेशन क्लास पढ़ ली, माइनर पढ़ ली, वार्ड पढ़ लिया, गार्डियन पढ़ लिया। ठीक है। उसके बाद हमने मेन जो थीम है इस एक्ट का, जो मेन थीम है वो यही है, वेलफेयर ऑफ द माइनर। ये माइनर कौन होते हैं? एक तो वो माइनर होते हैं जो अपने वालदैन के पास रह रहे होते हैं, उनके लिए तो सबसे बेहतरीन जो गार्डियन है उनके वालदैन होते हैं। ये उन बच्चों के लिए है कि जिनके वालिदैन या तो फौत हो जाते हैं, या कहीं गुम हो जाते हैं, या वो मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। ये उन बच्चों के लिए स्पेशल लॉ बनाया गया, और इसका जो मेन थीम और प्रियम्बल है वो यही है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर, कि वो जो बच्चा जो वो रह गया, जिसके वालिदैन में से कोई एक आध फौत हो गया, दोनों फौत हो गए, दोनों मुल्क छोड़ के चले गए हैं, या दोनों गुम हो गए हैं, या कोई एक आध रह गया है, तो उन बच्चों के लिए जो वेलफेयर का जो काम है वो इस एक्ट के जरिए करवाया जाएगा। सेक्शन 8 ने हमें बताया कि कौन कौन से लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं उस बच्चे, उस माइनर, उस वार्ड की गार्डियनशिप, उसकी जात की और उसकी प्रॉपर्टी की गार्डियनशिप के लिए। तो हमने पढ़ा कि डिजीरियस, क्लेमेंट, रिलेटिव, फ्रेंड, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और कलेक्टर फॉर द स्पेशल क्लास। ठीक हो गया जी। ये 6 लोग हैं जो कि गार्डियन ले सकते हैं। उसके बाद हमने सेक्शन 9 पढ़ा, इसकी ज्यूरिसडिक्शन, कि कौन सी अदालत जो है वो उस बच्चे की जात की या उसकी जायदाद की गार्डियनशिप मुकर्रर करेगी। तो हमने पढ़ा कि अगर जायदाद जात की सूरत में होगी तो अमूमन जहां बच्चा रह रहा होगा उसी कोर्ट के पास इख्तियार होगा कि उसकी जात का गार्डियन मुकर्रर करे, और अगर जायदाद की होगी तो फिर जहां पर उस बच्चे की जायदाद है या जहां वो बच्चा रह रहा होगा, लेकिन अमूमन तौर पर जहां बच्चे की जायदाद होगी होता वहीं पर है। और इसकी सब क्लॉज जो 3 है उसने यही बताया कि अगर उस अदालत को दे दी जाए एप्लीकेशन जहां वो बच्चा रह रहा होगा, तो वो अदालत उस एप्लीकेशन को वापस ये कहकर कर सकती है कि जी आप वहां जाएं जहां बच्चे की जमीन या जायदाद पड़ी है, क्योंकि वही इसे अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकती है। सेक्शन 10 ने हमें उस एप्लीकेशन फॉर द डिक्लेरेशन और अपॉइंटमेंट फॉर द गार्डियन ऑफ अ पर्सन और प्रॉपर्टी, उसके लिए जो हमने एप्लीकेशन गुजारनी है उसके कंटेंट्स क्या क्या होंगे वो सेक्शन 10 ने एलाबोरेट किए हैं। ये कोई 8, 10, 12 बनते हैं मेरे ख्याल में, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं पहले बता चुका हूं। ठीक हो गया जी।